एक सजेशन, सिर्फ एक सजेशन किसानों के लिए है। जी, किसान जी। भाइयों को मैं एक कहना चाहता हूँ, अगर आपका ज़मीन 2-4 हेक्टेयर थोड़ी ज़्यादा है, तो एक कैफेटेरिया अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश कब होगी, कितनी होगी, देखिए वेदर वालों से मेरा बड़ा झगड़ा रहता है, सिंह साहब से भी साथ में। ये कहते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज 108% है। अब शर्मिष्ठा समझेगी कि बारिश ज़्यादा होने वाली है, या लॉन्ग टर्म एवरेज 95% तो सूखा पड़ने वाला है। मेरी सोयाबीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 95% है, 108 है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर चाहिए। अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई या टाइम पे ज्यादा हो गई, अगर सितंबर में जब फ्लावरिंग हो रही है, स्पॉट फिलिंग हो रही है, उस वक्त बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन सूख जाएगी। अगर उस वक्त बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो सोयाबीन मर जाएगी। तो मुझे तो 100% हो तो भी काम चलेगा, 95 से भी काम चलेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इवन नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि बारिश कब ज्यादा होगी। चाहे सिंह साहब कुछ भी कहें और आईएमडी, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि बारिश असल में उतनी होगी, कम ज्यादा होगी। तो अगर किसान एक वैरायटी 100 ड्यूरेशन वाली ले ले, अपने खेत में लगाए, एक दूसरे खेत में मिडिल ड्यूरेशन वाली लगा दे, और तीसरे में ये 100 दिन वाली लगा दे। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो एक मरेगी, दूसरी वैरायटी जरूर जिंदा रहेगी। और अगर बारिश बिल्कुल ठीक रही तो तीनों के तीनों खेत में खूब बढ़िया सोयाबीन पैदा हो। तो इस पे जरा किसान भाइयों को चाहिए, इस पे ध्यान दें कि एक ही वैरायटी के पीछे नहीं पड़े रहे। दूसरे, वैरायटी चेंज करने से आई थिंक साइंटिस्ट लोग ज्यादा जानते हैं, और सिंह साहब तो खुद एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर वाले हैं। वैरायटी चेंज करने से सॉइल को भी कुछ फर्क पड़ता है। मुझे लगता है वैराइटल चेंज भी, रोटेशन भी करते रहना चाहिए। ऐसी मेरी सलाह है किसानों को। इस पर मैं डॉक्टर राकेश वर्मा से कुछ सलाह लेना चाहूँगी अपने किसानों के लिए, कि जब ये बुआई करते हैं और कौन सी वैरायटी जब वो चुनते हैं कि हमें ये वैरायटी चुननी है, तो अगली वैरायटी, तो इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? डॉक्टर राकेश वर्मा, आप प्लीज़ बताएँ। जी, सोयाबीन में जनरली जब भी किसी प्रकार की किस्मों का चयन करते हैं, उसमें जो कल्चरल प्रैक्टिस के जो सबसे क्रियाएँ हैं, वो लगभग सेम रहती हैं। जैसे समय पे बुआई करना है, बीजोपचार करना है, खाद है, उर्वरक की मात्रा है, खरपतवार प्रबंधन है, ये सारी सिमिलर रहती हैं। जैसे पाठक सर ने बताया कि एक जो ये कैफेटेरिया अप्रोच है, ये क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बहुत बढ़िया पद्धति है। इसके अंदर खेती के अंदर और सोयाबीन के उत्पादन में टिकाऊपन लाने के लिए सबसे अच्छी पद्धति है। इसके अंदर 3 से 4 किस्में हैं अलग अलग अवधि की, जो मध्यम अवधि में, कम अवधि में और लंबी अवधि में पकने वाली है, उनका चयन करके और थोड़े थोड़े एरिया में लगाए। इसमें जो एक तो बारिश कम ज्यादा होती है, उसमें भी उत्पादन बना रहता है, टिकाऊपन आता है। एक ये फायदा, तो इसके साथ में 2-3 फायदे और है। वो क्या फायदे हैं कि किसी किस्म है वो किसी बीमारी के लिए प्रतिरोधी होती है, कोई किस्म किसी कीट के लिए प्रतिरोधी होती है। तो मान लीजिए किसी किस्म में बीमारी आ गई या कीट आ गया, उससे नुकसान हो गया, तो दूसरी जो किस्म है आपको उससे उत्पादन मिल जाएगा। तो ये भी एक फायदा रहता है। और इसके साथ जब भी सिलेक्शन करते हैं किस्मों का, तो वो जो सर ने बताया, गुप्ता सर ने, कि किसान क्या आलू लगाता है, गेहूं लगाता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ही बारिश होती है, मानसून की पहली बारिश होती है और खेत तैयार होता है, खेत मतलब मिट्टी है वो मॉइस्चर जो नमी की प्रतिशत है उसमें बुआई के लिए सुटेबल रहती है। उस समय सोयाबीन की बुआई करनी थी, क्योंकि बुआई में भी जैसे मान लीजिए किसी खेत में बुआई सुबह किया है और किसी ने शाम को किया, उसमें भी फर्क आता है। तो इवन 2 घंटे बाद बुआई में भी फर्क आता है। तो जैसे ही समय मिलता है और नमी की मात्रा है वो खेत के अंदर अच्छी होती है, बुआई कर देनी चाहिए। बुआई करते समय खाद का इस्तेमाल है वो सोयाबीन में वो बुआई के टाइम ही किया जाता है। बीच में खाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे सेंट्रल जोन है, ये मध्य भाग है, इसमें सोयाबीन के लिए जो खाद की उर्वरक की मात्रा है वो 25 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 40 किलो पोटेशियम और 20 किलो सल्फर वो अनुशंसित है। साथ में 5 से 10 टन गोबर की खाद है, वो किसान भाइयों को 4 से 5 साल में या 3-4 साल में जैसी उपलब्धता होती है उसको डालना चाहिए। उससे क्या है, कार्बन बना रहता है और उपजाऊपन मिट्टी का बना रहता है। तो खाद की मात्रा है वो बुआई के टाइम में सोयाबीन में डाल दें, बाद में डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो दूसरी सीरियल क्रॉप है, जैसे गेहूं है, मक्का है, उसमें नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की मात्रा बाद में डालते हैं, सोयाबीन में नहीं डालते हैं। और सल्फर तत्व है वो आवश्यक रूप से डालें। सोयाबीन में जो सोयाबीन की उत्पादकता और सोयाबीन की गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। तो खाद की मात्रा डाल दें बुआई के टाइम। और एक जो खरपतवार प्रबंधन के लिए है,
वो भी दवाई है, वो बुआई के टाइम भी डाली जा सकती है। वो अलग अलग टाइप के हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए 3 तरह की दवाई आती है। एक तो जो प्री इमरजेंस है, बुआई के बाद में और सोयाबीन उगने से पहले डाली जाती है। दूसरी तरह की जो सोयाबीन उगने के बाद डाली जाती है, और कुछ दवाइयाँ हैं जो 15 से 20 दिन बाद डाली जाती हैं। तो यदि किसान भाई बुआई से पहले जो खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो पीपीआई बोला जाता है उनको, उनका इस्तेमाल है 1 से 3 दिन पहले बुआई से पहले कर सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी हद तक उसमें एक पेंडी प्लस इमेजिकाफायर आती है, वो 3 लीटर पर हेक्टेयर इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक जाँच के दोनों तरह के थोड़ी पत्ती वाले और छोटी पत्ती वाले खरपतवारों से बचा जा सकता है। यदि वो नहीं कर पाए तो बुआई के बाद में वो सोयाबीन उगने से पहले दवाइयाँ आती हैं कुछ, उनको डाला जा सकता है। उसमें मुख्यतः डाइक्लोरसिलन वो बहुत अच्छा खरपतवार नाशक है। उसका सोयाबीन की जैसी बुआई होती है, बुआई के तुरंत बाद उसको डाल दें, सोयाबीन उगने से पहले ही, लगभग 1 या 2 दिन के अंदर ही। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वो लगभग आप फसल को 25 से 30 दिन तक खरपतवार मुक्त रखता है। और सोयाबीन की फसल में क्या होता है कि शुरू का जो 40 से 45 दिन का जो समय होता है, वो कंपटीशन में रहता है। वो जो समय है वो खरपतवार फ्री होना चाहिए, वो उत्पादन पर बहुत फर्क डालता है। और लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जैसे बारिश हो रही है, बुआई भी कर दी, बुआई के तुरंत बाद बारिश हो गई और प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशक है, जो घास मारने की दवाई है, वो किसान नहीं डाल पाते हैं। तो उसके बाद में एक दवाई आती है जो 15 से 20 दिन बाद डाली जा सकती है, उसको पोस्ट इमरजेंसी बोलते हैं। तो उसमें भी प्रोपेक्टिव हो पाती है दवाई, जिनके सकड़ी पत्ती वाले घास है, तो उसको डाला जा सकता है। इमेजिकाफायर आती है, वो डाला जा सकता है। कुछ हर्बिसाइड के मिक्सर आते हैं, पेंडी प्लस इमेजिकाफायर प्लस इमेजामॉक्स करके आती है, तो उनका इस्तेमाल 15 से 20 दिन किया जा सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि फसल है वो 25 से 30 दिन की हो जाती है, लेकिन किसान भाई उसके बाद भी हेर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। सोयाबीन में 25 से 30 दिन के बाद में जो खरपतवार नाशक दवाई है, वो एफिशिएंसी अच्छी नहीं आती है। क्योंकि जैसे ही आपकी पत्ती है वो जो खरपतवार की लीफ है वो 5 या 6 पत्तियां निकल आई, तो उसके बाद में मरना मुश्किल होता है। लगभग 3-4 जब पत्तियां रहती है तभी मरते हैं। तो जो खरपतवार जितने भी खरपतवार नाशक है, वो अनुशंसित है 20 दिन पे। उसके बाद में उनका डालने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उतना और इसके अलावा यदि हाथ से खरपतवार निकालना चाहते हैं किसान भाई, तो 20 और 40 दिन पे 2 बार हाथ से निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं और 20-25 दिन पे डोरा चला सकते हैं। इस तरह से वो घास है, घास का जो खरपतवार प्रबंधन है वो सोयाबीन की फसल में किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने उर्वरक के लिए बताया, उर्वरक में भी कभी-कभी ये चीज़ आती है कि जैसे किसान भाई डीएपी डाल देते हैं, उसके साथ में फिर एसएसपी भी डालते हैं। अब डीएपी में फॉस्फोरस ऑलरेडी है और एसएसपी अलग से डालते हैं, तो उससे खर्चा बढ़ जाता है। और उससे क्योंकि वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी एक खाद से हो जाती है, वो अननेसेसरी खर्चा होता है और उसका यूज भी नहीं होता, वो जमीन में ऐसे ही रहता है। तो इसलिए मैं ये अनुसूचित करूंगा कि यदि डीएपी डाल रहे हैं तो 140 किलो डीएपी पर हेक्टेयर डालें और उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें 65 से 70 किलो। एसएसपी और यूरिया डालने की जरूरत नहीं है। यदि ये नहीं डाल मिल रहा है बाजार में, तो एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है 12-32-16, वो 200 किलो एक हेक्टेयर में डाल दें और उसके साथ में सल्फर डाल दें। फिर ना यूरिया डालने की जरूरत है, ना डीएपी डालने की जरूरत है और ना ही म्यूरेट ऑफ पोटाश डालने की जरूरत है। यदि ये भी उपलब्ध नहीं है और यूरिया से डालना है, तो 55 से 60 किलो यूरिया और 400 केजी के आसपास सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लस 65 से 70 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो तीनों फर्टिलाइजर उपलब्ध है, तो ये तीनों डाला जा सकता है, इनसे पूर्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि वो एक ही सोर्स से डालें। जब 12-32-16 डाल दें तो दूसरे का जरूरत नहीं है। और एक इसमें उर्वरक से संबंधित एक बात और है कि किसान भाइयों को अपनी जमीन की जो मरघट्टा और परीक्षण जरूर करवा लेना चाहिए कि उनकी जो जमीन है, जो सोइल है, उसमें डिफिशियंसी किसकी है, कौन से तत्व की कमी है, जैसे कुछ सूक्ष्म तत्व है, उनकी यदि कमी है तो उनकी जांच करवा के उनको भी डाला जाना चाहिए। और अब इरिगेशन जो बारिश की जो बुआई का है, बुआई के लिए मैं पद्धति सजेस्ट करूंगा कि यदि किसान भाइयों के पास बीबीएफ रोड बेल्ट मशीन है, तो बीबीएफ से बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बीबीएफ पद्धति से भी बुआई करते हैं, तो उसमें दोनों साइड में नालियां बनती हैं और ऊपर उसके 4 से 5 लाइनें आती हैं। तो वो नालियां जो काम क्या करती है कि जैसे ही ज्यादा बारिश होती है तो पहले बैठ के पानी रहता है, और ज्यादा बारिश होती है तो पानी नाली में आ जाता है।
और फिर और तेज बारिश होती है तो नाली से बाहर निकल जाता है, तो आपका जो ज्यादा पानी भरने की समस्या उससे भी बचा जा सकता है काफी हद तक, क्योंकि नालियों से पानी बहकर बाहर निकल जाता है। कम बारिश में क्या होता है कि जो बेड पे मॉइस्चर की जो नमी की प्रतिशत है वो समतल बुआई की खेती से उसमें ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे ब्रॉड बैक मशीन की लगभग 25 से 30%। तो मान लीजिए समतल खेत में बुआई की हुई है, किसी सीजन से बुआई की हुई है, वहां पे जो फसल है वो 10-15 दिन पहले मुरझा जाएगी। बीपीएम से पद्धति में बुआई की हुई वो फसल है वो नहीं मुरझाएगी। तो इसलिए वो दोनों कंडीशन में ज्यादा बारिश के समय में और सूखे की स्थिति में दोनों में ही वो पद्धति है बहुत लाभदायक है और एक सोयाबीन के उत्पादन में टिकाऊपन लाती है। और यदि इस पद्धति से किसान भाई बुआई करते हैं तो उनको बखर भी चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे खरीफ की सीजन में क्या है, किसी भी बीडीएफ से बुआई कर दो, कोई बखर चलाने की जरूरत नहीं है। आप उससे क्या होगा कि या 2 या 3 बार बखर चलाने का जो खर्चा उससे बचा जा सकता है। ट्रैक्टर में डीजल का वह एनर्जी जितनी हुई, ह्यूमन की एनर्जी कंजप्शन हुई उससे बचा जा सकता है। एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हुआ उससे बचा जा सकता है। और जो रेजिड्यू जो रबी की फसल का जो गेहूं का या किसी का भी जो भूसा हाथ से तय किया उसको किसान भाई जला देते हैं या उसको निकाल देते हैं, उसको निकालने की जरूरत है। उसके अंदर की सीधी इस मशीन से बुआई हो जाती है, तो उससे मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है और वो रेजिड्यू है वो यदि बचा है निकला है तो उसको एज ए मल्च है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है पलवार के रूप में, तो उससे भी फायदा होता है। और दूसरा रबी में भी इस मशीन से है वो गेहूं की और दूसरी जो फसल है जैसे चना है मक्का की बुआई की जा सकती है, उसमें भी जरूरत नहीं है। तो इस पद्धति का दोनों कंडीशन में सूखे की स्थिति में और ज्यादा बारिश की स्थिति में दोनों में इसका फायदा है।